डिब्बा का मतलब ऐसे डिब्बा होता है। डिब्बा का मतलब क्या होता है? डिब्बा होता है। अरे बस सुनिए, हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल, आपके अपने YouTube चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। तो हम लोग केमिस्ट्री की श्रृंखला को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ लिया था, अभी बेसिक हम लोग देख रहे थे केमिस्ट्री को। तो बेसिक में हम लोगों ने अभी परमाणु के बारे में देख लिया था और पदार्थ के बारे में देख लिया था और किस तरह के मिश्रण होते हैं आपके, रासायनिक अवस्था और उसकी भौतिक अवस्था के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता भी हो गए थे आपके, कि किसने क्या खोजा था, आपको मेरे हिसाब से पता होगा। पीछे का रिवीजन थोड़ा सा कर लीजिए। कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो पदार्थ की भौतिक अवस्था की अगर बात करें तो इसकी पांचवी अवस्था कौन सी खोजी गई थी, तो आप जवाब देते जाना मेरे साथ में, ठीक है। पांचवी अवस्था कौन सी थी? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। और चौथी अवस्था कौन सी थी? प्लाज्मा थी आपकी, ठीक है। पांचवी अवस्था के खोजकर्ता कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ बोस हो जाएंगे आपके, ठीक है। और क्या था आपका? हाँ, और आपकी अगर हम ये पीरियोडिक टेबल में बात करें, स्वतंत्र अवस्था में क्या पाई जाती हैं, तो स्वतंत्र अवस्था में आपकी धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं, मतलब जो पीरियोडिक टेबल में है, जो किसी से भी क्रिया नहीं करती हैं, वे सभी आपकी कौन सी होती हैं, मतलब अक्रिय तत्व कहलाते हैं। वो लास्ट में हो जाएगा, वो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, वो आपके आगे आएगा तो फिर आपको वो भी पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अब चल ही रहा है तो धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। और ये बताओ कि अल्फा कणों की बमबारी किसने करी थी परमाणु में? तो रदरफोर्ड ने करी थी। रदरफोर्ड जी ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था कि तीन सिद्धांत दिए थे इन्होंने। पहला बोला था इन्होंने कि पहला क्या बोला था कि इसका अधिकतम भाग जो होता है कैसा होता है? खोखला होता है। परमाणु का अधिकतम भाग कैसा होता है? खोखला होता है। और इन्होंने क्या कहा था? दूसरा दिया था कि इन्होंने कि नाभिक जो होता है धनात्मक होता है, ठीक है। परमाणु का जो नाभिक होता है विद्युतीय रूप से कैसा होता है? धनात्मक होता है। और तीसरा दिया था कि नाभिक उसका इतना सघन होता है कि जिसे पार नहीं किया जा सकता। और उन्होंने इसके लिए किसका प्रयोग किया था? सोने की चादर का प्रयोग किया था, ठीक है। और क्या था आपका, क्या पढ़ाया था उसने? IUPAC का फुल फॉर्म बताया था आपको, अगर याद हो गया हो तो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, ठीक है। और आपका क्या था? हाँ, मैंने आपको ये बताया था आपको कि ये सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं, ये किसने कहा था? तो ये नील्स बोर ने कहा था। इन्होंने अपना एक नियम दिया था, नील्स बोर का नियम, मतलब बोरबरी नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना नील्स बोर का नियम दिया था। उसके लिए एक फार्मूला दिया था 2n², जिससे आप कहा था उन्होंने कि आप कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा की संख्या क्या थी? संख्या नहीं, कक्षा जो थी आपकी, किन मतलब कक्षा के नाम क्या क्या थे ये कह सकते हैं। तो पहली कक्षा का नाम K, फिर L, फिर M, फिर N। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन थे आपके। मैंने कहा था इसकी उपकक्षाएं भी होती हैं, वो आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा कि इसकी कौन कौन सी उपकक्षाएं होती हैं। अब ये खोजकर्ता भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और आवेश की अगर बात करें हम, आवेश की अगर हम बात करें तो आवेश, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो धनात्मक आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव मतलब ऋणात्मक आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो उदासीन कहा जाता है। और एक चीज़ यदि बताई हो आपको कि ये जो आपका ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। इलेक्ट्रॉन को आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। और आपका रसायन विज्ञान जो है आपका, इसको विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। और आपको इसकी जो खोज हुई थी मिस्र देश से मानी जाती है, और इसके खोजकर्ता जो हैं अर्थात जनक जो हैं लेवोसियर को माना जाता है, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने देख लिया था। अब इसके आगे का टॉपिक है कि मतलब अगर इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है तो चार्ज होता कितना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव कितना चार्ज होता है। अगर न्यूट्रॉन निगेटिव होता है तो इस पर तो चार्ज होता नहीं है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ वेट होता होगा, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया हुआ है कि न्यूट्रॉन जो होता है सबसे भारी होता है, और प्रोटॉन उससे हल्का होता है, और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है आपका, तीनों तत्वों की अगर भार के अपेक्षाकृत हम लोग बात करें तो, ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, शुरू करते हैं क्लास को। तो ये रसायन विज्ञान की क्लास है आपकी, ठीक है।
रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की आपकी ये दूसरी क्लास है, ठीक है। रसायन विज्ञान की आपकी दूसरी क्लास है, पहली क्लास हम लोगों ने देख ली है, ठीक है। अगर ना देखा हो तो आप चेक कर लेना जरा, साथ साथ में धीरे धीरे। अगर केमिस्ट्री से डर लगता है आपको तो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, हम लोग आराम से सीख जाएंगे, ठीक। चलो अब देख लेते हैं रसायन विज्ञान की दूसरी क्लास में क्या है आपका इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर मैंने क्या बताया है आपको, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आ जाएगा दूसरा आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब अगर चार्ज होता है तो इस पर चार्ज होता कितना है, अर्थात आवेश की हम बात कर लेंगे कि आवेश कितना होता है इस पर, ठीक है। आवेश के बाद किसकी बात करेंगे, कितना आवेश होता है, और इसका भार क्या होता है, अर्थात परमाणु भार या फिर एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास कितना होता है इसका, एटॉमिक मास कितना होता है, ठीक है। एक रियल मास होता है और एक इसकी तुलना करके मास निकाला जाता है, द्रव्यमान निकाला जाता है, अर्थात AMU से तुलना करके मास निकाला जाता है इसका। तो वो हम अभी आगे देख लेंगे, ठीक है। पहले हम आवेश देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -1.6 गुणे 10 की घात -19, ठीक है। 1.6 गुणे 10 की घात -19 इस पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। और यही सेम टू सेम होगा, इसको बस हम प्लस कर देंगे तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 किस पर चार्ज हो जाएगा, प्रोटॉन पर चार्ज होगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि प्रोटॉन कैसा होता है, धनात्मक होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए हमको इसको क्या कहेंगे, इस पर जीरो होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब आगे चलते हैं, अगला आपका क्या है, इसका एटॉमिक मास थोड़ा सा देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ये याद करना होगा आपको, ये याद कर लेना, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास की बात करें तो इसका होता है 9.1 इंटू 10⁻31, 9.1 गुणे 10 की घात -31 होता है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन का भार होता है, वेट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर वेट होता है, इलेक्ट्रॉन का वेट होता है। अब प्रोटॉन का वेट देख लेते हैं, तो इसका कितना होता है, 1.6725 गुणे 10 की घात -27, 1.6725 गुणे 10 की घात -27 होता है आपका, 1.6725 गुणे 10 की घात -27 हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगला न्यूट्रॉन पर कितना होगा, तो न्यूट्रॉन का होता है, इससे थोड़ा सा भारी होगा, 1.6748, ठीक है, गुणे 10 की घात -27 होता है आपका। ये परमाणु भार आप याद रखना, ठीक है, ठीक है। तो ये परमाणु भार आप याद रखना। तो सबसे पहले आवेश आपका क्या है, आवेश में हम कहेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव होता है, तो -1.6 गुणे 10 की घात -19, इसी को प्लस कर देंगे तो वो प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक। अब उसके बाद दूसरा नंबर आ जाता है परमाणु भार का, अर्थात इस पर कितना भार होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना भार होता है। तो इलेक्ट्रॉन के अगर भार की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर भार होता है 9.1 गुणे 10 की घात -31 होता है, ठीक। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। उसके बाद प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन पर कितना होता है, 1.6725 गुणे 10 की घात -27। उसके बाद न्यूट्रॉन पर कितना होता है, 1.6748 गुणे 10 की घात -27 हो जाता है आपका, ठीक। अब इसके बाद तुलनात्मक अगर बात करी जाए, तुलनात्मक क्या होता है कि मतलब AMU से तुलना करके, AMU का मान कितना होता है, अगर हम तुलना कर ही रहे हैं तो AMU का मान होता कितना है, तो AMU का जो मान होता है एटॉमिक मास यूनिट, AMU का मान जो होता है वो आपका 1.6 गुणे 10 की घात -27 होता है, ठीक। 1.6 गुणे 10 की घात -27, ये किससे निकाला जाता है, तो ये कार्बन से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, ये कार्बन से मान निकाला जाता है, और इसी से हम लोग तुलना करके जो है मानों को निकालते हैं। मतलब इसका जो एक एक्चुअल मास होगा, जैसे अगर हम बात करें कि मेरा एक एक्चुअल मास होगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैं अगर हूँ, मैं 65 किलो मेरा वजन है अगर, ठीक है। मान लो 65 kg मेरा वजन है, कितना वजन है, 65 kg। अगर 65 किलोग्राम हमारा भार है, तो हम अगर मान लो किसी से अगर तुलना करी जाए, मान लो AMU का मान कितना होता, मान लो AMU का मान होता 30, कितना होता, 30 किलोग्राम होता,
तो आपसे कहते हैं कि भैया AMU की तुलना में हमारा मास कितना है, तो आप कहते हैं कि भैया 30 दुनिया 60, 2 दशमलव में कुछ जाएगा आपका, 2 दशमलव में 30 दूनी 2.1 वेग के आसपास आपका जाएगा कुछ। तो आप यही बताते कि AMU से तुलना करके, अरे सुनिए, तो AMU से तुलना जब मान लो किसी व्यक्ति का 80 किलोग्राम है, अब AMU का मान कितना माना हुआ है, 30 माना हुआ है, सॉरी 90 मान लो, अच्छा 90, तो AMU का मान 30 माना हुआ है, तो AMU से तुलना करके इसका कितना हो जाएगा, 3 किलोग्राम हो जाएगा। बात आ रही समझ में, भाग करके, कुल मिला करके इससे हम भाग करके इसके इलेक्ट्रॉन का AMU मान और इसका प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का निकाल सकते हैं, मतलब एक रिलेटिव मास कह सकते हैं, ठीक है, मतलब रिलेशन बना करके हम निकाल सकते हैं। एक एक्चुअल मास होगा और एक उससे रिलेशन AMU से रिलेशन करके तुलना करके निकाल सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को किस संज्ञा दी गई है, तो इलेक्ट्रॉन को आपका संज्ञा दी गई है आवारा कण की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है, आवारा कण की संज्ञा दी गई है, ठीक है। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं, इसका इसका एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट मास, तो एब्सोल्यूट मास कितना होता है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन से अगर हम AMU से भाग करेंगे तो इसका आएगा 0.005, 0.005, और इसका कितना हो जाएगा 0.007 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 0.008 हो जाएगा आपका। अरे क्वेश्चन में, तो इतना मेरे हिसाब से याद हो गया होगा, और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप इसको याद कर लिए होंगे। अब इसको याद करना आपको बहुत ज़रूरी है, ये याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। अब इसके आगे थोड़ा सा पॉइंट बढ़ते हैं, पीछे वाला याद कर लेना, इसलिए थोड़ा सा मैं लेट में ही वीडियो डाल रहा हूँ, जिससे कि आप बेहतर तरीके से उसका देख लें और रिवीजन कर लें, याद कर लें, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं आगे का क्या है। आगे अगर हम परमाणु की हम बात करें, अगर आगे हम किसकी बात करें, परमाणु की बात करें, तो परमाणु में आपको मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है कि परमाणु का एक नाभिक होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं। तो एक इसका परमाणु, जैसे कोई भी तत्व है आपके, कोई भी तत्व है आपके, तो उसका कुछ परमाणु क्रमांक है और कुछ परमाणु भार है, अर्थात एटॉमिक नंबर होगा कुछ उसका, कुछ एटॉमिक मास होगा। और इसके यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको पीछे वाली क्लास में बताया हुआ है, ठीक है, मेरे हिसाब से दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। चलो, तो आपका जैसे मैं आपको कह दूं कि आपका जैसे ये सोडियम जो होता है आपका, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, और 11 23 होता है। सोडियम कितना होता है, 11 23, अर्थात परमाणु जो क्रमांक होगा वो 11 होगा, परमाणु भार कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ये जो आपका होता है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, परमाणु भार जो है इसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी इसको A से प्रदर्शित करते हैं। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, A से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर हम इसको A से प्रदर्शित करते हैं, बताओ इसमें जो है आपका ये परमाणु भार है, इसमें क्या क्या है आपका, इसमें क्या क्या है, अर्थात इसमें आपका प्रोटॉनों की संख्या है, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या है, और प्लस न्यूट्रॉन है, अर्थात जो इसका मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है, ठीक है, जो परमाणु होता है। तो अर्थात जो हम कह सकते हैं कि A बराबर आपका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, और ये आपका Z होता है, ये क्या होता है, यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ पर होता है परमाणु क्रमांक। देखो, इसको परमाणु क्रमांक कहो आप, ठीक है, या फिर प्रोटॉनों की संख्या कहो, या फिर प्रोटॉनों की संख्या कहो, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहो। तो अर्थात हम अगर बात करें तो ये जो जितने परमाणु होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और वही उसका क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट याद रखना, ठीक है। किसी परमाणु में अगर हम बात करें, जैसे हम दे दें, मान लो आपको क्या दे दें, 18 AR40 मान लो हमने दे दिया आपको, आर्गन का 40 होता है परमाणु भार, ठीक है, परमाणु क्रमांक 18 होता है। तो 18 AR40 अगर दे दें तो बताओ 18 क्या है, आपसे कहेंगे, तो आप कहेंगे कि 18 परमाणु क्रमांक है, और पूछेंगे 18 क्या है, तो आप कहेंगे 18 जो है प्रोटॉनों की संख्या है,
और 18 क्या है, तो कहेंगे 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अच्छा, और ये आपका 40 की अगर बात करें तो 40 में क्या है, क्या कहेंगे, ये परमाणु भार है। परमाणु भार में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिले होते हैं। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिले होते हैं तो आपका ये प्रोटॉन है कहो, चाहे इसको इलेक्ट्रॉन कहो, ठीक है, चाहे ये आपका परमाणु क्रमांक कहो, उससे मतलब नहीं है, मेन मतलब ये है आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम आपसे बात करें कि अगर हम पूछ लें कि आर्गन एक तत्व है आपका, आर्गन, ठीक है, और आर्गन में अगर हम पूछ लें कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, तो आप कैसे निकालेंगे। इसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसमें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हम प्रोटॉनों की संख्या को हटा दें तो बचेगा क्या हमारे पास, न्यूट्रॉन बचेगा, आप कहेंगे। तो प्रोटॉनों की संख्या तो क्वेश्चन ने हमको बताया हुआ है या फिर हमको खुद पता है 18। 30 तक आप याद रखना, 30 तक मिनिमम आप याद कर लेना परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। आगे अभी आपका नंबर आएगा वो अणुभार वगैरह ज्ञात करने के लिए, तब आपको इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। ठीक, तो आपका अब इसमें हम 40 में हम क्या कर दें, 18 घटा दें, 18 घटा दें, 10 में 8 गया 2, 3 में 1 गया 2, अर्थात 22 इसका क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन एक बार पूछा था कि न्यूट्रॉनों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, निम्नलिखित में से न्यूट्रॉनों की संख्या का फार्मूला क्या होगा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या का फार्मूला क्या होगा, n बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर a मतलब परमाणु भार और माइनस z मतलब प्रोटॉनों की संख्या। तो n बराबर a माइनस z ये फार्मूला होता है, n बराबर a माइनस जेड, सिंपल सा ये फार्मूला हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, n बराबर a माइनस जेड या फिर n बराबर z माइनस a, या फिर कैसे भी करके घुमा के आपको ऑप्शन दे देगा। तो ये पॉइंट एक याद रखना, ठीक। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आपको। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ त्यारा Al 27, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ। त्यारा Al 27 में न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ। तो आप इसको हल कर दीजिए, क्या हल होगा, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और प्रोटॉनों की संख्या हम हटा दें तो प्रोटॉनों की संख्या हटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन मिल जाएगा। तो इसमें आप प्रोटॉनों की संख्या बताओ, इसमें आप न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ, इसमें आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, और क्या बताएंगे, इसमें आप परमाणु भार बताओ, अर्थात आप यहाँ पर a का मान बताओ और यहाँ पर z का मान बताओ। इतने मान अगर हम आपको निकालने के लिए कहें कि आप बताइए, तो आप इसको कहेंगे अरे यार ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये जेड को निपटा देते हैं। जेड क्या है, 13 परमाणु क्रमांक हो गया। ए क्या है, परमाणु भार 27 हो गया। इलेक्ट्रॉन मतलब जो भी इसकी संख्या होगी परमाणु क्रमांक मैंने पीछे बताया हुआ है। परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक जितना होगा उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, दोनों को घटा लेंगे अर्थात a माइनस जेड हो जाएगा। तो a माइनस जेड 27 में 13 घटा देंगे, 7 7 14 हो जाएगा। और ये प्रोटॉनों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अर्थात प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, वही परमाणु क्रमांक होता है। अरे बस समझे, अरे बस समझे। अच्छा, इससे ये बात हमको एक चीज़ क्लियर हो रही है कि आपको समझ में आ रहा है, ये बात क्लियर हो रही है। हाँ, अच्छा एक चीज़ और बताओ, आपकी हमको इसका 8 ऑक्सीजन 16 इसका भी मान निकाल के बताओ। ए का मान बताओ, जेड का मान बताओ, पी का मान बताओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब बताओ। न्यूट्रॉन का मान बताओ और क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन का मान बताओ, इतने बताओ। निकालो जल्दी जल्दी निकालो। तो सबसे पहले हम कहेंगे ए। तो ए आपका क्या है, हमने पीछे ही आपको बताया हुआ है। ए हो जाएगा 16, जेड हो जाएगा 8 आपका, प्रोटॉनों की संख्या भी 8 हो जाएगी और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 8 हो जाएगी। 16 में 8 घटा देंगे 8 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 हो जाएगी। मतलब जब 2 गुना होता है तो आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु सब आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। अरे बस समझ में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट एक आप अलग से याद रखना, ठीक है। और एक देखो चीज़ यहाँ पर और निकाल के दिखाओ। सिलिकॉन का कितना होता है, 14 28। इसका भी देखो, इसका भी 2 गुना हुआ है। तो इसका 2 गुना हुआ है अर्थात इस पे जो ए का मान हो जाएगा, यहाँ से लिख देते हैं। ए का मान क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 28 और आपका जेड का मान क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और आपका प्रोटॉनों की संख्या 14 हो जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या 14 हो जाएगी। 28 में 14 घटा लेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 हो जाएगी।
अरे बस में मतलब जहाँ पर 2 गुना कर देता है तो सीधे सीधे हम आराम से उसका 2 गुना करके निकाल देंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे यदि 2 गुना करता है तो। अरे बात हो समझ में? अरे बात एकदम सिंपल चीज़ें हैं, इनमें कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता थोड़ी ना है। अब देखो क्या है, अब इसी से अब इसको हम मेरे हिसाब से इरेज कर देना चाहिए, है ना, इसको इरेज कर देते हैं, जगह नहीं बचेगी थोड़ा सा, चलो इरेज कर देते हैं। देखो अब आगे अगर देखेंगे तो इसी में अगर हम आगे देखें, इसी में हम अगर आगे देखें थोड़ा सा, ये मैंने डिवाइड कर दिया इसको, इसी को अगर हम आगे देखें तो आगे आपका क्या होता है, ये कभी कभी स्थान भी जैसे जो समान स्थान पर होंगे उनको हम क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। अरे बस में जो समान स्थान पर बैठे होंगे उनको समस्थानिक कहेंगे, और जो जिनका भार समान होगा, जिन तत्वों का भार समान होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, संभारिक कहेंगे। भार समान होता है तो उसे क्या कहेंगे, संभारिक कहेंगे। और जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसको हम कहेंगे न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। मतलब न्यूट्रॉन समान तो सम न्यूट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन समान तो सम इलेक्ट्रॉनिक, और अगर परमाणु क्रमांक समान तो हम कहेंगे समस्थानिक, और अगर परमाणु भार समान तो हम कहेंगे संभारिक। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है आपका समस्थानिक। समस्थानिक, ठीक है, समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक आपका होता है कि जिसके जो समस्थानिक मतलब क्या होता है आपका, समस्थानिक का मतलब होता है जो समान स्थान पे हों, ठीक है, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, अर्थात जिनका परमाणु क्रमांक समान होगा उसे क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन से, 1H1, 1H2 और 1H3, देखा होगा। ये तीनों में आप अगर देख पा रहे हो तो एक 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 तीनों में मिल रहा है, मतलब तीनों का परमाणु क्रमांक क्या है, 1 है। अगर तीनों का परमाणु क्रमांक 1 है तो प्रोटॉनों की संख्या 1 है। अरे बस में तो उसका जो आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी वो भी 1 हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक भी 1 हो जाएगा। अर्थात परमाणु क्रमांक यदि 1 है तो ये सब समान कक्षा पे बैठे होंगे, अर्थात इनको क्या कहा जाता है, समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, 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 इसको कहते हैं ट्राइट्रियम, इसको क्या कहते हैं, ट्राइट्रियम कहते हैं, ठीक है। सबसे खतरनाक ये होता है आपका ट्राइट्रियम जो होता है, ये सबसे खतरनाक होता है, रेडियो वेव्स वगैरह होती हैं इसमें आपका। और ये ड्यूटेरियम आपका, इससे भारी जल वगैरह बनाया जाता है आपका, ठीक है, भारी जल। ये तो आपका साधारण सा होता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूटेरियम आपका भारी जल जो बनाया जाता है वो हाइड्रोजन के दूसरे समस्थानिक 1H2 से बनाया जाता है आपका, ठीक है। और मतलब समस्थानिक समझाने का मतलब ये है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, यदि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक समान है, किन्हीं 2 तत्वों के परमाणु क्रमांक समान है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे, संभारिक कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। तो आप आराम से बता देंगे एक समस्थानिक कहा जाता है उनको। अब दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है, संभारिक आ जाता है। दूसरा पॉइंट संभारिक आ जाएगा, ठीक है, संभारिक आ जाएगा। संभारिक क्या होगा, जिनके परमाणु भार, जिनके परमाणु भार क्या होंगे, समान होंगे। जिनके परमाणु भार समान होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, संभारिक कहा जाएगा। जिनके परमाणु भार समान है उन्हें हम क्या कहेंगे, संभारिक कहेंगे। नंबर डाल देते हैं, 1 नंबर और ये 2 नंबर, ठीक है। परमाणु भार समान तो उन्हें क्या कहेंगे, संभारिक कहेंगे। जैसे इसमें 2 तत्व आते हैं उनको याद रखना, एक होता है आपका 18 आर्गन का 40 होता है, ठीक है, और उसके बाद एक होता है कैल्शियम का, हाँ ये कैल्शियम होता है 20 Ca 40। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपका दोनों में आपका जो परमाणु भार है वो क्या है, समान है। परमाणु भार क्या है, समान है। तो परमाणु भार यदि समान होता है उसे हम क्या कहते हैं, संभारिक कहा जाता है। ये संभारिक के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, इन्हें संभारिक कहा जाता है। परमाणु भार समान, देखो दोनों में आपका 40-40 मिल रहा है तो ये संभारिक हो जाएंगे। उसके बाद संभारिक के बाद आ जाता है आपका सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक आ जाता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक।
अच्छा, सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन समान हम कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन समान हम करेंगे प्लस और माइनस चार्ज दे करके करेंगे। कैसे प्लस माइनस चार्ज दिया जाता है? इसमें हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, उसे हम कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, ठीक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसे हम कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। अब कैसे करेंगे देख लेते हैं। अच्छा, तो जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको दे करके समझाएं, एग्जाम्पल हम आपको दें कि जैसे आपका ऑक्सीजन का होता है 8, ऑक्सीजन का होता है 8, इस पर हम दे दें +2 चार्ज दे दें, +2 दे दें, और आपका जो होता है ये नियॉन का, सोडियम, उसका लिख लो, नाइट्रोजन का, आगे पीछे का, नाइट्रोजन का होता है 7, ठीक है। और इस पर हम माइनस का 1 चार्ज दे दें, माइनस का 1 चार्ज दे दें। अच्छा, प्लस का 2 से क्या समझ में आ रहा है? इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए हैं। दाता जो होता है धनी होता है, तो इसको हम धन दे दिए हैं, और जो ऋणी है वो लेना चाह रहा है, अर्थात वो लेगा 1। अरे बस समझ में, तो अर्थात इसको 1 की कमी है, ये 1 लेगा और ये 2 दे देगा। अर्थात अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें, इसमें हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें, तो अगर ये +2 नहीं देते तो हम आप सीधे कह देते कि भैया इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, कह देते ना 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें अगर +2 दे दिया है तो जाहिर सी बात है इसने +2 बाहर कर दिए हैं। अर्थात अब वर्तमान में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की हम बात करें, वर्तमान में इसमें हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 8 - 2 अर्थात कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6। अब इसमें अगर बात करें तो इसमें इसने क्या किया है? इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो इसने अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो बताओ 7 है, और 7 में 1 दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा आपका। बताओ क्या इलेक्ट्रॉन समान हुए? नहीं हुए समान। मतलब हमको 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पर भी अगर हम +1 चार्ज दे दें तो ये भी अपना 1 दे देगा, और 1 दे देगा तो 7 में 1 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा? फिर 6 बन जाएगा। अर्थात जिस पर धन आवेश होगा वो दान करना चाहेगा, और जिस पर ऋण आवेश होगा वो लेना चाहेगा। अरे बस समझ में, तो आपका ये 2 दे दिया है, ये 1 ले लिया है। अगर माइनस होगा तो, अगर प्लस है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी हिसाब से आप माइनस से भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बस समझ में, इससे कम लेकर के माइनस का बना करके दे करके उसके बराबर कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक की बात करेगा तो आपको प्लस और माइनस चार्ज पर ही देखने को मिलेगा। ऐसे हम सम इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बना सकते हैं। तो अगर कहीं पर आपको सम इलेक्ट्रॉनिक की बात कहता है कि पहचानने के लिए बताइए इसमें कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो आप देखो प्लस माइनस चार्ज जहाँ पे है उसी को लगा दो, टिक कर दो, सही हो जाएगा आपका। अरे सुने, सम इलेक्ट्रॉनिक के बाद आता है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? जिसके, सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? 1 2 3 नंबर ये, और ये 4 नंबर। सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? सम न्यूट्रॉनिक का मतलब अभी बता दिए हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो। लिख देते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो। न्यूट्रॉनों की संख्या यदि समान है तो उसे हम क्या कहेंगे? सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल हम आपको कहाँ से दें? इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, किसका होता है? हाँ, अरे आपका कौन सा एग्जाम्पल होगा इसका? जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी समान हो। तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी, इससे हम फास्फोरस और सल्फर का ना, पीरियोडिक टेबल वहाँ पर लगी हुई है, पीरियोडिक टेबल नीचे लगी होती है तो आपको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपका फास्फोरस, तो P फास्फोरस ये होता है 15 और इसका होता है 31, ठीक है। और सल्फर का आपका होता है 16 और 32, 16-32, ठीक है, 16-32 हो जाएगा। अब अगर इसकी हम बात करें, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो न्यूट्रॉन आप निकाल लेंगे। न्यूट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा? 31 में 15 घटा देंगे तो हमको बच जाएगा यहाँ पर 16 बच जाएगा, अर्थात ये हो जाएंगे न्यूट्रॉन। और यहाँ पर हम 32 में 16 घटा देंगे तो इसमें भी हमको क्या मिल जाएगा? 16। जब दोनों समान मिल गए हैं अर्थात ये इन्हें क्या कहा जाएगा? सम न्यूट्रॉनिक कहा जाएगा। अरे बात समझ में क्लियर हो रहा होगा? तो ये आपका सम न्यूट्रॉनिक। देखो
थोड़ी सी शैडो बन जाती है, इधर से प्रकाश आता है, तो इधर से मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, एक बार देख लेना आप, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सम न्यूट्रॉनी कहा जाएगा इसको। सम न्यूट्रॉनी का था, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गई इसमें, समान हो गई, ठीक। तो यहाँ तक आप रिवीजन करो, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए यहाँ तक, और आगे कुछ छूट रहा हो देखो बता देते हैं, ठीक है। इसके बाद उपकक्षा की बात हम लोग कर लेते हैं। उपकक्षा, ऑर्बिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका रिवीजन करते रहना। ऑर्बिट की बात कर लेते हैं। ऑर्बिट क्या होता है यार, ये तार जो है, हाँ, ऑर्बिट की बात कर लेते हैं। ऑर्बिट क्या होगा, उपकक्षा। पीछे हम लोगों ने कक्षाएं पढ़ी थी, अभी तक हम लोगों ने कक्षाएं पढ़ी थी KLMN। इसके बाद अब उपकक्षा की बात कर लेते हैं, उपकक्षा, ठीक है। उपकक्षा क्या होती हैं, जैसे KLMN कक्षाएं होती हैं, वैसे ही उपकक्षाएं होती हैं SPDF, 4 उपकक्षाएं होती हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। 4 होते कौन कौन से हैं, तो एक होता है S, दूसरा होता है P, और तीसरा होता है D, और चौथा होता है F होता है। SPDF 4 उपकक्षाएं होती हैं। अब 4 उपकक्षाओं में अगर हम बात करें तो इसमें आपका कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें आपका होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 और इसमें 14 होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें, देखो 4 का अंतर और 4 का अंतर, 4 का अंतर, तो ऐसे करके आप समझ लीजिएगा, 4 बढ़ा करके यस में 2 होता है, उसके बाद 4 बढ़ाते जाइएगा, ऐसे करके आपको मिल जाएगा। अच्छा ये ठीक है, SPDF आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शा दिया कि ये उपकक्षाएं थी। उपकक्षाओं का काम आगे आपको लगने वाला है, याद रखना, ठीक है। SPDF जब आप बाउ का नियम हम लोग पढ़ेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना। तो ऐसे करके आपको पता होना चाहिए कि P में कितने होते हैं। 3p6 ऐसे थोड़ी ना रखे देना है, तो P में 6 होते तभी ना रख रहे हैं, ठीक है। अधिकतम P में जो होते हैं 6 हो सकते हैं, और D में अधिकतम 10 हो सकते हैं। लेकिन D कहता है कि हमको 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, 4 से कम दे दो, अरे वो सुनने, या 4 से ज़्यादा दे दो, 9 से कम दे दो या 9 से ज़्यादा दे दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन D को नहीं चाहिए होता है। ये पॉइंट 1 याद रखना। अब इसी में आ जाता है, उपकक्षाओं में ही डंबल की संख्या आ जाती है। डंबल की संख्या, अर्थात डंबल क्या होता है, यस इलेक्ट्रॉन जो होता है, यस उपकक्षा होती है, इसमें डंबल की संख्या क्या होती है, ये पूछता है क्वेश्चन आपका। तो यस जो होता है, इसमें डंबल की संख्या होती है 1। यस में कितनी डंबल की संख्या, 1 होती है। यस में आपका डंबल की संख्या 1 होती है। उसके बाद पी की अगर हम बात करें, पी उपकक्षा में डंबल की संख्या कितनी होती है, तो पी में होती है आपकी 2, ऐसे करके होता है। पी में 2 होते हैं आपके, ठीक है। पी के बाद आ जाता है डी। डी में कितने होते हैं, तो डी में आपका होते हैं, सॉरी अरे गलत बना दिया, डी में आपका कितने होते हैं, डी में आपके होते हैं 4, ऐसे करके 4 होते हैं। अरे बस सुनिए, डी में कितने होते हैं, 4 होते हैं। डी के बाद आ जाता है आपका एफ में कितने होते हैं, तो एफ में होते हैं 5, 2 ऊपर आपके हो जाएंगे और 3 नीचे हो जाएंगे, ऐसे करके 3, ठीक है। तो डंबलों की संख्या आपकी एफ में कितनी हो जाएगी, 5। ये क्वेश्चन सीधे सीधे एक ऑब्जेक्टिव टाइप से बनाता है कि आपका यस उपकक्षा में डंबल की संख्या कितनी है, तो यस उपकक्षा में डंबल की संख्या 1 होती है, ठीक है। यस डंबल में उपकक्षा कितनी होती है, 1 होती है आपकी, और पी में 2, डी में 4। अच्छा एक चीज़ यहाँ से याद रखो, ये आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। पहला दूसरा आपका सेम है, और अगला तीसरा चौथा में 1 बढ़ाया हुआ है। मतलब क्या कि अगर पहली कक्षा आएगी तो हम सीधे गिनती लिख देंगे 1 2, और तीसरी चौथी आएगी तो तीसरे में 4 और चौथे में 5 हो जाएंगे। अरे वो सुनिए, ये डंबल की संख्या हो जाएगी। अब डंबल के बाद उपकक्षा के बाद आ जाता है कक्षक। क्या आता है, इसके बाद नंबर आ जाता है कक्षक का। कक्षक क्या होता है, कक्षक का मतलब होता है डिब्बा। डिब्बा क्या होता है, डिब्बा का मतलब ऐसे डिब्बा होता है। डिब्बा का मतलब क्या होता है, डिब्बा होता है। अरे बस सुनिए, एस के लिए आपका, अरे कक्षाएं बनती हैं आपकी, यस के लिए आपकी 1 कक्षा होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाता होगा। अगर आप साइंस साइड से रहे होंगे तो आपको पता होगा, याद आ रहा होगा, याददाश्त लौट रही होगी, ठीक है। ऐसे करके आप यस में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो यस के लिए हम ऐसे करके फिल कर देते हैं, ऐसे करके, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे, एक सीधा सीधा और एक उल्टा वाला। ये ऐसा चिन्ह आपने देखा होगा कहीं पर, याद आ रहा हो।
मोबाइल का डेटा जब ऑन करते हैं तो आपको ऐसा ही चिन्ह मिलते हैं, अर्थात यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यस के बाद आ जाता है आपका पी। पी में कितने हैं, तो पी में जो है कक्षाएं कितनी होती हैं, 3 कक्षाएं होती हैं, 3। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इस तरीके से भर रहे हैं, बताओ ये कहा किसने था, किस तरीके से भरो। पहले हम लोग 2-2 करके भरते थे, जैसे मन हो वैसे भरो, लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था हुंड, ठीक है। हुंड नामक एक वैज्ञानिक आए, हुंड वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि बच्चे सीधा सीधा नहीं भरते हैं, पहले एक करके भरो, फिर लौटते समय फिर दोबारा ऐसे करके भर दो। अरे समझ में, ये हुंड नामक वैज्ञानिक ने कहा था। SP, उसके बाद आता है डी में कितने हो जाएंगे, डी में हो जाएंगे 5, डी में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा होगा, क्या समझ में आ रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं डी कक्षा में, जितने इलेक्ट्रॉन हैं और जो कक्षाएं बन रही हैं जस्ट उसका आधा बन रही है। कैसे, यस में 2 थे तो 1 कक्षा, पी में 6 थे तो 3 कक्षाएं, और डी में 10 हैं तो 5 कक्षाएं बनाई। एफ में बताओ अपने आप कितनी कक्षाएं बनेंगी, एफ में बताओ कितनी कक्षाएं बनेंगी। तो एफ में आपने कहा कि भैया एफ में 7 कक्षाएं बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 कक्षाएं बनेंगी। कितनी बनेंगी, 7 कक्षाएं बनेंगी। और इलेक्ट्रॉनों के भरने का सही क्रम किसने दिया था, हुंड ने दिया था। आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनों के भरने का सही क्रम जो दिया था वो हुंड ने दिया था। अरे बस में इलेक्ट्रॉनों के भरने का सही क्रम किसने दिया था, हुंड ने दिया था। हुंड ने कहा था कि भैया पहले सीधा सीधा भरो, उसके बाद लौट करके आना। पता लगा जैसे जैसे भरते चले जा रहे हो 2-2 करके, बाद में कुछ खाली छूट गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा, तब क्या करेंगे, तो कहा कि पहले 1-1 भरो, सिंगल, उसके बाद फिर दोबारा लौटते समय फिर डबल करके दे देंगे, मतलब फिर 1-1 करके दे देंगे लौटते हुए। आ रहे बस समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, समझ में, ठीक है। तो यस ऑर्बिट के लिए कितनी कक्षा होती हैं, 1 कक्षा होती हैं, और पी के लिए 3 कक्षाएं बनाई जाती हैं, और डी के लिए आपका 5 होती हैं, और एफ के लिए कितनी होती हैं, 7 होती हैं। एफ के लिए कितनी होती हैं, 7 होती हैं। यस में कितने डंबल होते हैं, 1। पी में कितने होते हैं, पी में कितने होते हैं, 2। डी में कितने होते हैं, डी में कितने होते हैं, SPD। डी में कितने होते हैं, डी में 4 होते हैं, और एफ में 5 होते हैं। कितने, 5 होते हैं, याद रखना, ठीक है, याद रखना। कितना लंबा हो गया वीडियो, ज़्यादा लंबा हो गया हो तो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हैं। 38 मिनट का हो गया है। और कुछ बचा है बताने के लिए, और कुछ बचा है अलग से बताने के लिए। इसके बाद सीधे आ जाता है आफबाउ का नियम, ठीक है। इसके बाद आफबाउ का नियम वो अब नई क्लास में ही बताएंगे, नई ऊर्जा के साथ में, ठीक है। तो आपका फिर ये इतना याद रखना, इतना याद करो, इसका भी बना लेना, ठीक है। और आप स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में फिर से, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।